हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लासरूम प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है मराठा राज्य और मराठा संघ का उदय और पतन। और देखिए, ये एक ऐसा विषय है ना जो केवल युद्धों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये राज्य निर्माण, कूटनीति और भूगोल के बेहतरीन उपयोग का एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या एसएससी, तो अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं? वो केवल तिथियां और संध्या रटने बैठ जाते हैं। हाँ, रट्टा मारने लगते हैं। बिल्कुल, और वही गलती है। अगर आप मुगल साम्राज्य के पतन से पैदा हुई उस राजनीतिक शून्यता या कह लें पॉलिटिकल वैक्यूम को नहीं समझेंगे जिसे मराठों ने भरा था, तो मेंस परीक्षा के विश्लेषणात्मक प्रश्नों को हल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हमारा लक्ष्य यही है कि हम ये समझे कि मराठों की सैन्य नीतियां आखिर काम कैसे करती थीं, उनकी राजस्व व्यवस्था क्या थी, और अंततः एक अजेय लगने वाला मराठा संघ आखिर कैसे ढह गया। एग्जैक्टली। तो चलिए इस विस्तृत चर्चा की नींव रखते हैं उस पहचान से जिसने इस पूरे साम्राज्य को खड़ा किया। मेरा मतलब है मराठा, ये जो शब्द है, और इस शक्ति का जो मूल भौगोलिक आधार था वो क्या था। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी साम्राज्य हवा में तो बनता नहीं है ना? उसकी जड़ें वहां की जमीन में होती हैं। सही कहा आपने। इस शब्द की जड़ें बहुत गहरी हैं। मराठा शब्द की उत्पत्ति मूलतः राठा शब्द से मानी जाती है। अब इसका अर्थ बड़ा विशिष्ट है, एक ऐसा वर्ग जो योद्धा भी है और कृषक भी। अच्छा, मतलब किसान और सैनिक दोनों। हाँ बिल्कुल, मतलब शांति के समय ये लोग अपने खेतों में हल चलाते थे, और जैसे ही युद्ध का बिगुल बजता था, वही हाथ रणभूमि में तलवार और भाले उठा लेते थे। तो समझिए इस बात को, ये कोई भाड़े की सेना नहीं थी मुगलों की तरह। ये जमीन से जुड़े लोगों का अपना एक संगठित समूह था। अगर हम इनके भौगोलिक विस्तार को देखें तो ये दक्कन का वो पठारी भाग है जिसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर से लेकर उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तक फैली हुई थी। तो अगर हम इसे आधुनिक मानचित्र या आज के मैप के हिसाब से देखें तो इसमें आज का मुंबई, कोंकण तट, खानदेश और बरार का इलाका शामिल था। सही, हाँ बिल्कुल सही। मराठवाड़ा का क्षेत्र इतना विस्तृत था कि मध्य भारत का लगभग 1/3 हिस्सा इसी के अंतर्गत आता था। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, केवल जमीन लोगों को एक नहीं करती। यहाँ एक और बहुत मजबूत कड़ी थी, और वो था भक्ति आंदोलन। ओह, एकनाथ और तुकाराम जैसे संतों का प्रभाव। एग्जैक्टली। एकनाथ, तुकाराम और रामदास जैसे संतों ने इस पूरे क्षेत्र में ऊंच नीच के भेदभाव को काफी हद तक कम किया, और इसी ने एक वैचारिक और सामाजिक एकता की नींव रखी मराठों के बीच। तो एक तरह से हम इसे कूटनीतिक भाषा में एक नेचुरल होम ग्राउंड एडवांटेज कह सकते हैं। मतलब दक्कन का जो उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाका था वो उनके लिए एक नेचुरल फील्ड था। भारी भरकम मुगल सेना जो उत्तर भारत के उन खुले मैदानों में लड़ने की अभ्यस्त थी, जब वो अपने भारी तोपखाने और हाथियों के साथ इन संकरे पहाड़ी रास्तों में घुसती थी ना, तो बुरी तरह फंस जाती थी। बिल्कुल, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे भूगोल ही मराठों का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। पश्चिमी घाट की जो गहरी खाइयां और घने जंगल थे ना, उन्होंने मराठों को एक प्राकृतिक ढाल प्रदान की, और यहीं उन्होंने अपनी सबसे घातक युद्ध शैली, छापामार युद्ध, जिसे हम गुरिल्ला रणनीति कहते हैं, उसको एकदम सिद्ध कर लिया था। क्या बात है। तो इसी बैकग्राउंड के साथ हम बढ़ते हैं उस नायक की तरफ। यही वो पृष्ठभूमि है जिसमें शिवाजी महाराज का उदय होता है। 9 मार्च 1627 को शिवनेर दुर्ग में उनका जन्म हुआ। उनके जीवन को समझने के लिए ना स्टूडेंट्स को उनके माता पिता और गुरुओं के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उनकी माता जीजाबाई ने उनके भीतर साहस और धर्म के प्रति एक बहुत ही गहरी समझ विकसित की थी बचपन से ही। वहीं उनके पिता शाहजी भोसले, वो खुद बीजापुर और अहमदनगर रियासतों के अधीन एक बेहद कुशल सैन्य अधिकारी थे। हाँ, और शाहजी भोसले ने अपनी सैन्य सेवाओं के बदले पूना और सूपा की जागीर प्राप्त की थी। यही जागीर आगे चलकर कह सकते हैं शिवाजी के स्वराज का शुरुआती टेस्टिंग ग्राउंड बनी थी। एकदम सही। और अगर हम गुरुओं की बात करें, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो दादा कौंडदेव ने उन्हें प्रशासन और सैन्य कला सिखाई, जबकि उनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास ने उन्हें एक बड़ा विजन दिया। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती, थोड़ा इसे क्लियर कीजिएगा। समर्थ रामदास ने स्वराज की जो प्रेरणा दी वो केवल मुगलों या आदिलशाही का विरोध तो नहीं था? मतलब उसका असली अर्थ क्या था? बहुत अहम सवाल है ये। देखिए, स्वराज का मतलब केवल एक धर्म विशेष की रक्षा करना या बस कुछ इलाके जीत लेना भर नहीं था। इसका मुख्य लक्ष्य था एक संप्रभु सत्ता, जिसे हम इंग्लिश में सॉवरीन स्टेट कहते हैं, उसकी स्थापना करना। मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट। हाँ, एक ऐसा राज्य जो किसी सुल्तान या बादशाह को टैक्स या कर न देता हो, जिसके अपने नियम हो, अपना प्रशासन हो। वो जो बिखरी हुई मराठा शक्ति थी ना, उसे एक स्वतंत्र झंडे के नीचे लाना ही स्वराज का वास्तविक अर्थ था। ये विजन तो बहुत स्पष्ट था, लेकिन एक प्रैक्टिकल या व्यवहारिक उलझन है मेरी। 1646 में जब शिवाजी ने तोरण के किले पर अधिकार किया, तब उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी। सिर्फ 19। एक किशोर द्वारा बीजापुर जैसी स्थापित शक्ति को सीधी चुनौती देना, मतलब इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सैन्य अभियान और रसद का इंतजाम कोई कैसे कर सकता है? क्या ये केवल उनका व्यक्तिगत करिश्मा था? देखिए, करिश्मा तो अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ठोस इंटेलिजेंस और लोकल नेटवर्क काम कर रहा था।
शिवाजी ने मावली सैनिकों का एक बेहद मजबूत और वफादार आधार तैयार किया था। अच्छा, वो पहाड़ी लड़ाके। हाँ, ये मावली पश्चिमी घाट की पहाड़ी लड़ाकू जाति के लोग थे। वे उस भूगोल की हर गुफा, हर पगडंडी को अपनी हथेली की तरह जानते थे। मुगल या बीजापुरी सेना के लिए जो जंगल एकदम भूल भुलैया थे ना, मावलियों के लिए वे उनका घर था। तोरण किले की जीत ने न केवल उनके खजाने में वृद्धि की, बल्कि उसके बाद कोंडाना, जिसे आज हम सिंहगढ़ कहते हैं, वैसी जीतों ने यह साबित कर दिया कि ये युवा सेना अजेय किलों को भी भेद सकती है। तो यहाँ से उनका मिलिट्री डॉक्ट्रिन एकदम क्लियर दिखता है, जिसका किला उसका राज। मतलब मैदानी इलाकों को जीतना उतना अहम नहीं था जितना कि सामरिक ऊंचाई वाले किलों पर कब्जा करना। पुरंदर, चाकन, लोहगढ़, जावली ये जीते केवल जमीन के टुकड़े नहीं थे। जावली की जीत ने तो मराठों के लिए दक्षिण भारत का पूरा मार्ग ही खोल दिया था ना। बिल्कुल, और यहाँ रणनीति का एक और पहलू समझना आवश्यक है आप सभी के लिए। जब भी मराठे कोई नया क्षेत्र या किला जीतते थे, वे उसे लूटकर ऐसे ही खाली नहीं छोड़ते थे। वे वहां तुरंत अपना नागरिक प्रशासन, या जिसे हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो लागू कर देते थे। मतलब तुरंत गवर्नमेंट सेटअप कर देते थे। एग्जैक्टली। स्थानीय किसानों को संरक्षण दिया जाता था। इससे आम जनता के बीच ये संदेश जाता था कि भाई ये कोई लुटेरा गिरोह नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित सरकार है। और यही कारण है कि 1657 में जब शिवाजी की पहली भिड़ंत मुगलों से हुई, तो उनके पास केवल सेना नहीं, बल्कि एक राज्य का पूरा ढांचा था। मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध का रणनीतिक लाभ उठाते हुए उन्होंने जुन्नार को लूटा और पश्चिमी तट पर कोंकण विजय हासिल की। और इस लगातार विस्तार ने बीजापुर दरबार में तहलका मचा दिया। और यहीं से शुरू होता है 1659 का वो मशहूर अफजल खां का प्रकरण। मतलब ये तो किसी हाई स्टेक्स थ्रिलर मूवी के सीन जैसा लगता है। बीजापुर ने अपने सबसे खूंखार सेनापति को शिवाजी को खत्म करने भेजा, और अफजल खान ने सीधे युद्ध करने के बजाय कृष्णाजी भास्कर नामक दूत के जरिए धोखे से एक शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था। बिल्कुल, ये प्रतापगढ़ की तलहटी में हुई मुलाकात थी। इस घटना को अक्सर हम केवल एक शौर्य गाथा के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें ना, तो ये शिवाजी के बेहतरीन काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क की जीत थी। वो कैसे? क्योंकि शिवाजी पहले से ही जानते थे कि अफजल खान क्या योजना बना रहा है। जब वे प्रतापगढ़ में मिले तो अफजल खान ने गले लगने के बहाने वार करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने अपनी दूरदर्शिता के चलते कपड़ों के नीचे लौह कवच पहन रखा था और अपने हाथ में बाघ नख या टाइगर क्लॉस छिपा रखा था। उसी बाघ नख से उन्होंने खान का वध कर दिया। ये घटना मराठों की बुद्धिमत्ता का बहुत बड़ा प्रतीक थी। मतलब ये बाहुबल से ज्यादा दिमाग और सूचना तंत्र की जीत थी। और इसके बाद तो मराठों ने मुगलों की भी नींद उड़ा दी। 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को 1 लाख की फौज के साथ दक्कन भेजा। और शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने रात के अंधेरे में केवल कुछ 100 सैनिकों के साथ सीधे शाइस्ता खान के महल में घुसकर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। शाइस्ता खान अपनी उंगलियां कटवाकर किसी तरह जान बचाकर भागा। मुगल साम्राज्य की ऐसी फजीहत तो पहले कभी नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं हुई थी। और इसके बाद 1664 में सूरत की पहली लूट हुई। अब देखिए, सूरत मुगलों का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र था। इससे आप मराठों की एक आर्थिक स्ट्राइक कह सकते हैं। कई दिनों तक वहां से धन वसूला गया। लेकिन यहाँ एक खास बात ध्यान देने वाली है एग्जाम के लिए। उन्होंने डच और अंग्रेज कोठियों को जानबूझकर नहीं छुआ। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि एक ही समय में सभी शक्तियों को अपना दुश्मन बनाना कूटनीतिक आत्महत्या होगी। स्मार्ट मूव था काफी। लेकिन कूटनीति की बात करें तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। 1665 की जो पुरंदर की संधि है, वो एक बहुत बड़ा मोड़ है। मुगलों ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था। जयसिंह ने मराठों की घेराबंदी इतनी कड़ी कर दी कि शिवाजी को समझौता करना पड़ा और अपने 23 महत्वपूर्ण किले मुगलों को सौंपने पड़े। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो शिवाजी शाइस्ता खान को हरा सकते थे, वे जयसिंह के सामने क्यों झुक गए? क्या ये मराठों की हार थी? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो इसे हार कहना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा। सैन्य रणनीति में इसे रणनीतिक वापसी या टैक्टिकल रिट्रीट कहा जाता है। राजा जयसिंह कोई सामान्य सेनापति नहीं थे। वो बहुत ही अनुभवी और चतुर थे। उन्होंने मराठों के संसाधनों और रसद के सारे रास्ते काट दिए थे। मतलब सप्लाई लाइंस ब्लॉक कर दी थी। बिल्कुल। और शिवाजी एक बहुत ही यथार्थवादी या प्रैक्टिकल शासक थे। वे जानते थे कि एक लंबी और अंतहीन लड़ाई में अपनी जनता और सेना को कटवा देने से बेहतर है कि कुछ समय के लिए झुक जाया जाए। राजा को पता था कि कब झुकना है और कब दोबारा वार करना है। जमीन और किले तो दोबारा जीते जा सकते हैं, लेकिन राज्य का ढांचा नष्ट हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। और यही दूरदर्शिता हमें आगरा में भी दिखाई दी। पुरंदर की संधि के बाद 1666 में शिवाजी आगरा गए, जहां औरंगजेब ने कूटनीतिक मर्यादा तोड़कर उन्हें नजरबंद कर दिया। वहां से फलों की टोकरियों में छिपकर अपने हमशक्ल सौतेले भाई हिरोजी फरजंद को बिस्तर पर लिटाकर भाग निकलना, ये उनकी योजना बनाने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। हाँ, और सुरक्षित लौटने के बाद उन्होंने वही किया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। 1670 तक उन्होंने मुगलों से युद्ध छेड़कर अपने लगभग सारे खोए हुए किले वापस ले लिए। गजब का कमबैक था ये। बिल्कुल। और जब भौगोलिक और सैन्य स्थिति पूरी तरह मजबूत हो गई,
तब समय आया एक संप्रभु राज्य की औपचारिक घोषणा का। 14 जून 1674 को रायगढ़ में काशी के विद्वान गंगा भट्ट द्वारा शिवाजी का पूरे विधि विधान से राज्याभिषेक किया गया। बाद में निश्वलपुरी गोस्वामी द्वारा तांत्रिक विधि से भी राज्याभिषेक हुआ। और यही उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली, राइट? हाँ, यही उन्होंने छत्रपति और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की महान उपाधियां धारण की। राज्याभिषेक इसलिए जरूरी था ताकि बाकी स्थानीय शक्तियां और मुगल उन्हें केवल एक विद्रोही जमींदार न माने, बल्कि एक वैध संप्रभु शासक के रूप में स्वीकार करें। तो छत्रपति बनने के बाद उन्होंने प्रशासन को एक बेहद आधुनिक स्वरूप दिया। दक्षिण भारत में कर्नाटक अभियान उनका अंतिम बड़ा सैन्य अभियान था, जहां 1678 में जिंजी को जीतकर उन्होंने उसे दक्षिणी राजधानी बनाया। साथ ही वे भारत के उन गिने चुने शासकों में थे जिन्होंने समुद्र के सामरिक महत्व को भी समझा था। हाँ, नौसेना का महत्व। बिल्कुल, उन्होंने कोलाबा में बाकायदा नौसेना का बेस बनाया ताकि पुर्तगालियों और सिद्धियों को नियंत्रित किया जा सके, जो कि दरियासारंग और नायक के नेतृत्व में था। लेकिन जब हम प्रशासन की बात करते हैं ना, तो अष्टप्रधान का ढांचा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। और मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अष्टप्रधान को गहराई से समझना बहुत आवश्यक है। ये 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो सीधे छत्रपति को रिपोर्ट करती थी। इसमें शीर्ष पर पेशवा यानी प्रधानमंत्री होता था। फिर अमात्य या मजूमदार था जो राज्य का वित्त और राजस्व संभालता था। वाक्यानिवीस का काम गृह मंत्री जैसा था जो दरबार की रोजमर्रा की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता था। सुमंत या दबीर जो था वो विदेश मंत्री था जिसका काम पड़ोसी राज्यों से कूटनीति करना था। तो ये तो एकदम किसी आधुनिक कॉर्पोरेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसा हो गया, जहां हर मंत्री का एक स्पष्ट पोर्टफोलियो था। सरे नौबत सेनापति था, न्याय के लिए न्यायाधीश और धार्मिक मामलों के लिए पंडित राव थे। लेकिन इस व्यवस्था में एक बड़ा ट्विस्ट था। हाँ, वो क्या? मान लीजिए कि कंपनी के सीएफओ और एचआर हेड को भी फील्ड में जाके युद्ध लड़ना पड़े, क्योंकि नियमों के अनुसार न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी अष्टप्रधान मंत्रियों के लिए युद्ध में जाना अनिवार्य था। इसके पीछे की क्या सोच थी? यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट आता है। इसके पीछे बहुत ही गहरी प्रशासनिक सोच थी। छत्रपति नहीं चाहते थे कि उनके मंत्री महलों में बैठकर केवल फाइलें खिसकाने वाले ब्यूरोक्रेट बन जाएं। उन्हें जमीनी हकीकत, युद्ध की क्रूरता और सैनिकों के दर्द का अनुभव होना चाहिए। वाओ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बिल्कुल, इससे सेना और प्रशासन के बीच तालमेल बना रहता था। इसके अलावा एक और बड़ा रिफॉर्म था। शिवाजी ने जागीर प्रथा को समाप्त कर नकद वेतन यानी कैश सैलरी देने की व्यवस्था शुरू की। जब आप किसी को जागीर देते हैं तो वो वहां का स्वतंत्र राजा बन जाता है और बगावत कर सकता है। लेकिन नकद वेतन ने सभी अधिकारियों को सीधे केंद्रीय खजाने पर निर्भर कर दिया। ये वास्तव में सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण का एक मास्टर स्ट्रोक था। सेना की संरचना भी बहुत व्यवस्थित थी। घुड़सवार सेना के 2 भाग थे। बरगीर होते थे जिन्हें घोड़े और हथियार राज्य की तरफ से मिलते थे, और दूसरे सिलेदार होते थे जो अपने हथियार खुद लाते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है अर्थशास्त्र का, राजस्व का। हाँ, दक्कन की जमीन कृषि के लिए तो बहुत उपजाऊ नहीं थी। इतने बड़े साम्राज्य और विशाल सेना को वेतन देने के लिए रेवेन्यू या राजस्व आखिर आता कहां से था? सबसे अलग बनाती है वे हैं 2 विशिष्ट कर, चौथ और सरदेशमुखी। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। चौथ किसी भी विजित या पड़ोसी राज्य की कुल उपज का 1/4 यानी 25% हिस्सा होता था। ये इस बात की गारंटी था कि मराठा सेना उस राज्य पर आक्रमण नहीं करेगी और बाहरी दुश्मनों से उसकी रक्षा करेगी। और सरदेशमुखी आय का 10% अतिरिक्त कर था जो छत्रपति खुद को पूरे दक्कन का सर्वोच्च प्रमुख या सरदेशमुख होने के नाते वसूलते थे। मुझे इस चौथ वाले सिद्धांत में एक पेज नजर आता है। आप इसे नॉन अग्रेशन पैक्ट या सुरक्षा की गारंटी कह रही हैं, लेकिन क्या ये बिल्कुल आज के समय के प्रोटेक्शन मनी जैसा नहीं लगता? हाँ, कह सकते हैं। तो क्या ये लंबे समय में मराठों के लिए आत्मघाती साबित नहीं हुआ? मेरा मतलब है, अगर आप अपने पड़ोसी राज्यों से लगातार जबरन वसूली करेंगे तो संकट के समय वो आपका साथ क्यों देंगे? आपका ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है, और यही मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी कूटनीतिक कमजोरी बनी। शुरुआत में साम्राज्य को चलाने के लिए धन चाहिए था, इसलिए चौथ वसूलना एक मजबूरी भी थी और ताकत का प्रदर्शन भी। लेकिन लंबे समय में इसी नीति के कारण मराठों ने उत्तर भारत के राजपूतों और जाटों जैसी शक्तियों का विश्वास खो दिया। जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी ना, तब कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। हाँ, और इस कमजोरी का असर हमें आगे चल के दिखाई भी देता है। लेकिन उससे पहले 1680 में शिवाजी के निधन के बाद जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ उसे समझना होगा। संभाजी सत्ता में आए, लेकिन 1689 में औरंगजेब ने उनकी निर्ममता से हत्या करवा दी। इसके बाद तो मुगलों को लगा कि मराठा साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। इसके उलट मुगलों के लिए दक्कन एक नासूर बन गया। संभाजी के बाद राजा राम ने सत्ता संभाली और शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया। जब मुगल किसी किले पर कब्जा करते, मराठे उसे छोड़ देते और मुगलों के आगे बढ़ने पर वापस उस पर कब्जा कर लेते। कैट एंड माउस गेम चल रहा था। एग्जैक्टली। राजा राम के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका बनकर सत्ता संभाली।
ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से जो कड़ा संघर्ष चला, उसने औरंगजेब को दक्कन में ही उलझाए रखा। औरंगजेब की पूरी सैन्य और आर्थिक ताकत इसी दक्कन के पठार में खप गई। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने एक कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने शांबाजी के पुत्र शाहू को अपनी कैद से रिहा कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ताराबाई और शाहू के बीच खेड़ा का युद्ध छिड़ गया। शाहू की जीत हुई, लेकिन इस पूरे गृह युद्ध ने एक नए युग को जन्म दिया, पेशवाओं का युग। छत्रपति धीरे धीरे केवल एक प्रतीक रह गए और सारी वास्तविक सत्ता पेशवा यानी प्रधानमंत्री के हाथों में केंद्रित होने लगी। और इस पेशवा काल के उदय को समझना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। बालाजी विश्वनाथ पहले महत्वपूर्ण पेशवा बने। उन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। उन्होंने 1719 में मुगलों के साथ दिल्ली की संधि की। इस संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। परीक्षा के लिए ये मैग्ना कार्टा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका तंत्र क्या था? मतलब इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया? इसे मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया क्योंकि पहली बार मुगल बादशाह ने आधिकारिक रूप से मराठों को दक्कन की एक संप्रभु और वैध शक्ति के रूप में मान्यता दे दी थी। अब मराठे मुगलों की नज़र में कोई विद्रोही नहीं थे, बल्कि वे चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के कानूनी अधिकारी बन गए थे। ये तो बहुत बड़ी जीत थी। उनका लक्ष्य था कृष्णा से लेकर अटक तक मराठा पताका फहराना। 1737 में उन्होंने सीधे दिल्ली पर धावा बोलकर और फिर भोपाल के युद्ध में निजाम को हराकर मराठा शक्ति को एकदम चरम पर पहुंचा दिया। पर मुझे एक बात पर हैरानी होती है, ये सत्ता परिवर्तन इतना शांतिपूर्ण कैसे हुआ? मतलब शिवाजी के वंशज यानी छत्रपति, उन्होंने अपनी सारी वास्तविक शक्ति पेशवाओं को क्यों सौंप दी? और राजनीति का केंद्र सतारा से पुणे कैसे शिफ्ट हो गया? इसका वैधानिक आधार थी 1750 की संगोला की संधि। ये संधि छत्रपति राजाराम द्वितीय और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच हुई थी। असल में प्रशासन का पूरा ढांचा इतना जटिल हो गया था कि उसे चलाने के लिए जिस वित्तीय और कूटनीतिक कुशलता की जरूरत थी, वो पूरी तरह पेशवाओं के नियंत्रण में आ चुकी थी। संगोला की संधि ने इसी वास्तविकता को कानूनी जामा पहना दिया। मतलब अब छत्रपति केवल नाम मात्र के मुखिया रह गया? हाँ, मराठा राज्य अब एक संघ यानी कॉन्फेडरेसी बन गया था, जिसमें पेशवा के अधीन सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे शक्तिशाली सरदार अपने अपने क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। लेकिन इसी विकेंद्रीकरण और अत्यधिक विस्तार के साथ वो दिन भी आता है जिसने इस महान मराठा संघ की कमर तोड़ दी। पानीपत का तृतीय युद्ध। 14 जनवरी 1761 को उत्तर भारत के खुले मैदानों में मराठा सेना और अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली का आमना सामना होता है। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। ये हार कैसे हुई? मतलब जो मराठे गुरिल्ला युद्ध में इतने माहिर थे, वे पानीपत के खुले मैदान में कैसे हार गए? यह युद्ध मराठों की सामरिक और कूटनीतिक विफलताओं का सबसे बड़ा उदाहरण है। मराठे दक्कन की पहाड़ियों में छापामार युद्ध के उस्ताद थे, लेकिन पानीपत के खुले मैदानों में पारंपरिक तोपखाने और आमने सामने की लड़ाई में अब्दाली की रणनीति उन पर भारी पड़ी। वे उत्तर भारत में युद्ध के अनुभवहीन थे और शायद रसद की भी कमी थी। बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण था रसद और स्थानीय समर्थन का अभाव। विशाल सेना को महीनों तक भोजन और संसाधन चाहिए थे। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, मराठों की लूटमार और चौथ वसूलने की नीति के कारण सूरजमल जाट जैसे शक्तिशाली स्थानीय शासक और राजपूत उनसे पूरी तरह अलग हो गए थे। अपनों के ही बीच मराठे पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। और पानीपत की हार का मतलब ये नहीं था कि मराठे तुरंत खत्म हो गए, बल्कि इस हार ने यह तय कर दिया कि भारत पर अब मराठे राज नहीं करेंगे। और यहीं से अंग्रेजों को भारत में अपनी जड़ें जमाने का वो राजनीतिक शून्य मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद शुरू होते हैं आंग्लो मराठा युद्ध। प्रथम युद्ध सालाबाई की संधि जो 1782 में हुई उसके साथ खत्म हुआ, जिसने कुछ समय के लिए शांति दी। लेकिन द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध में एक बड़ा कूटनीतिक जाल फेंका गया, 1802 की बेसिन की संधि। और ये बेसिन की संधि दरअसल अंग्रेजों की सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस का हिस्सा थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी ही गद्दी बचाने के लिए अंग्रेजों से ये संधि कर ली। इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने पेशवा के दरबार में अपनी सेना रख दी। सेना अंग्रेजों की, लेकिन खर्च पेशवा का। एग्जैक्टली, उसका भारी भरकम खर्च पेशवा को उठाना पड़ता था। साथ ही मराठे अब किसी अन्य शक्ति से अंग्रेजों की अनुमति के बिना न तो युद्ध कर सकते थे, न संधि कर सकते थे। इस एक संधि ने मराठों को आर्थिक रूप से दिवालिया कर दिया और उनकी संप्रभुता छीन ली। और जब तक पेशवा को इस जाल का एहसास हुआ तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अंततः 1817 से 1818 के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसके बाद पूना की संधि हुई और अंग्रेजों ने पेशवा के पद को ही हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर निर्वासित कर दिया गया। और इस तरह वो मराठा संघ जिसने मुगलों की जड़ें हिला दी थीं, ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो गया।
इतिहास का ये पूरा घटनाक्रम हमें बताता है कि सैन्य शक्ति से आप राज्य तो स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए कूटनीति, दूरदर्शिता और स्थानीय शक्तियों का समर्थन कितना अनिवार्य होता है। बिल्कुल सही बात है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने मराठा साम्राज्य के उद्भव से लेकर उसके पतन तक के कई जटिल तंत्रों को समझा है। चलिए एक त्वरित रिकैप कर लें। 1646 में तोरण की पहली जीत, 1665 की पुरंदर की संधि जिसमें कूटनीतिक वापसी हुई, अष्टप्रधान का ढांचा जहां मंत्रियों को भी युद्ध कौशल दिखाना होता था, चौथ का 25% और सरदेशमुखी जैसी राजस्व नीतियां जो विस्तार के लिए जरूरी तो थीं लेकिन आगे चलकर पड़ोसियों को दुश्मन बना गई, और फिर 1750 की संगोला की संधि से सत्ता का पेशवाओं के पास आना जो अंततः 1761 के पानीपत और 1802 की बेसिन की संधियों से होता हुआ पतन तक पहुंचा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये तंत्र और इनके पीछे के जो कारण हैं, जिन्हें हम व्हाई एंड हाउ कहते हैं, ये आपके उत्तरों को बाकी विद्यार्थियों से बिल्कुल अलग और परिपक्व बना देंगे। बिल्कुल। तो जाने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। जरा इस क्या होता अगर के परिदृश्य पर सोचिए। अगर मराठों ने उत्तर भारत में धन वसूली के बजाय स्थानीय शक्तियों जैसे राजपूतों और जाटों के साथ एक समान कूटनीतिक गठबंधन बनाया होता, और अगर पानीपत के उस मैदान में मराठों को रसद और समर्थन की कमी न होती, तो क्या अहमद शाह अब्दाली कभी वापस लौट पाता? और अगर मराठा शक्ति पानीपत में कमजोर न पड़ती, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कभी प्लासी और बक्सर से आगे बढ़कर पूरे भारत पर कब्जा कर पाती? शायद आज हम एक पूरी तरह से अलग और अखंड मराठा शासित भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ रहे होते। इस विश्लेषणात्मक प्रश्न पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। अपने नोट्स बनाते रहें और गहराई से पढ़ते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।